Yes, we are live now. Hello friends, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो डिस्कस करेंगे या स्टार्ट करेंगे नई सीरीज। आप इसको महा मैराथन कह लीजिए, आप इसको 500 बेस्ट एमसीक्यूज की सीरीज कह लीजिए, जो सभी टीचिंग एग्जाम्स में पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र में आपकी डायरेक्ट हेल्प करेगी। जो लोग डेली आते हैं या अगर आप पहली बार भी जुड़ रहे हैं तब भी आपका स्वागत है। अगर मैं बात करूं तो हिंदी इंग्लिश मीडियम में प्रॉब्लम समझने में आपको फिर से नहीं आएगी, बट हिंदी मीडियम वालों की स्पेशल डिमांड पर हिंदी मीडियम है प्योर, बट क्वेश्चंस का जो मेन मेन टर्म्स होते हैं वो मैं इंग्लिश में भी डिस्कस करके चलूंगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको समझने में प्रॉब्लम आए, है ना। बस थोड़ा सा उत्सुक आपको रहना है और जगे हुए रहना है। ऐसे ये अगले 10 दिन तक ये सीरीज चलेगी, 10 से 11 भी हो सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। तो ऑन एन एवरेज कोशिश की जाएगी, किस दिन 20 क्वेश्चन करें तो किस दिन 50 करें, या 50 तो लेकर के चलें। तो आज ये शुभारंभ कह लीजिए, स्टार्टिंग कह लीजिए इस सीरीज की। आज का जो आपका जोश है वो डिसाइड करेगा कि आगे कैसे लेके चल रहे हैं इस सीरीज को। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। क्वेश्चंस जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, चाहे वो आपका एमएस टेट हो, चाहे वो रीट हो, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे वो एमपी टेट हो, मतलब वो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं और अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं और उन टॉपिक्स को भी हम कैसे कवर करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे आउट ऑफ जितने भी आज हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग जगे हुए हैं एकदम, बहुत बढ़िया। घर में रहिए और पढ़ते रहिए और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट भी करते रहिए साथ में, ठीक है बात। और ज्ञान भी लेते रहिए ऐसे मम्मी पापा से, क्योंकि वो भी अपने आप में प्रेशियस चीज़ है। मैं भी ज्ञान लेके आ रही हूँ, सरकारी नौकरी के फायदे सुन के आ रही हूँ। तो यही जिंदगी है। ऐसे इंसान चाहता है कि नौकरी पक्की होनी चाहिए, चाहे जिंदगी कभी भी खत्म हो जाए। ठीक, तो खैर ये सब चीज़ें मजाक की हैं, मजाक की तरह ही लेनी चाहिए। इन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है किसके लिए क्या महत्वपूर्ण है ना। स्टार्ट करते हैं, कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन में इशू रहता है। पहला क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, नंबरिंग को छोड़ दीजिएगा। पहला क्वेश्चन रहेगा आज के लिए, क्या किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? बुद्धि परीक्षण का निर्माण बताइए एक बार। बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने सबसे पहले किया? बहुत ही बढ़िया। कुछ आदतों पे काम कीजिएगा बदलने पे, उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे, है ना। अब ऐसे ज्ञान बाद में, पहले डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया श्वेता, पंजाब से हैं आप। अटक के चल रही है क्या वीडियो? कुछ तो इंटरनेट का इशू है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। आईक्यू की बात नहीं हो रही है, फिर से मैं कहूंगी, बहुत गलतियां करते हैं आप। और कोशिश कीजिएगा कि जो जनरल क्वेश्चन है, जो सामान्य क्वेश्चन है, जो 70% हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उनको गलत ना करें। अगर आप उनको गलत करते हैं तो आपके बराबर में बैठा हुआ इंसान नॉर्मल क्वेश्चंस गलत नहीं करेगा और आप मेरिट में बहुत पीछे चले जाएंगे। तो लोगों को लगता है पता नहीं दुनिया से अलग कुछ कर लो, और दुनिया से अलग करने के चक्कर में वो अलग आता है 2 से 3% पेपर में, 5% हद से हद। वो जो 95% है वो छूट जाएगा या आप उसमें कमजोर रह जाएंगे। ठीक, तो बात जो है 95% की रहेगी। इंटेलिजेंस टेस्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले किसने निर्माण किया या किसने बनाया इंटेलिजेंस टेस्ट को, बुद्धि के परीक्षण को? बताइए एक बार, बहुत ही जल्दी के साथ। अभी बफरिंग नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर है। आंसर कीजिए फटाफट से। एल्फ्रेड बिने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन या डेविड वेशलर? बताएं। बहुत बढ़िया, एल्फ्रेड बिने और इनके एक क्या थे, एक इनके सहयोगी थे, बिने एंड साइमन, थियोडोर साइमन। तो ये दोनों इन्वॉल्व थे। बिने का नाम जाता है 1905 में पहली बार ये टेस्ट बन करके तैयार हुआ। और अगर मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते थे। मेंटल एज यानी मानसिक आयु का जो संप्रत्यय है वो भी किसने दिया? बिने ने ही दिया, ठीक है। और अगर पूछ ले आईक्यू किसने दिया, बुद्धि लब्धि अगर पूछे, बुद्धि का परीक्षण पूछे तो बिने, लेकिन अगर आईक्यू टेस्ट पूछे या आईक्यू जो शब्द है, जो टर्म है, वो किसने दिया? तो स्टर्न ने दिया, विलियम स्टर्न। आईक्यू फॉर्मूला किसने दिया? तो टर्मन ने दिया। तो एक छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से आपको कंफ्यूज होना नहीं है। 1916 में इसको रिवाइज किया गया था। ये जो टेस्ट था किसके द्वारा? स्टैनफोर्ड में इसको थर्स्टन ने आई गेस रिवाइज किया था इस टेस्ट को। तो उस पर कभी और आएंगे। मेन मेन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगी ताकि हम आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? बताएं एक बार, फटाफट से बताएं कि क्या कहेंगे। हाँ, मेल कर सकते हैं। अरे एज बहुत है, अभी जिंदगी है, बाकी है अभी, है ना। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे 22 ही है अभी तो। खैर, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को, भावनाएं यानी कि इमोशंस, संवेग यानी कि फिर से इमोशंस, फीलिंग्स एंड इमोशंस को नियंत्रित यानी कंट्रोल करने से संबंधित बुद्धि को
वो बुद्धि, वो इंटेलिजेंस जो आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस को कंट्रोल करे, वो क्या है? मतलब आप स्वयं की बुद्धि, आप वो कौन सी बुद्धि है, कौन सा प्रकार है बुद्धि का जिसमें आप इमोशंस को और फीलिंग्स को कंट्रोल कर पाते हैं अपनी बुद्धि का, अपने इंटेलेक्ट का इस्तेमाल करते हुए। पहला ऑप्शन वैयक्तिक बुद्धि, अंतः वैयक्तिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि या स्थानिक बुद्धि। बिल्कुल जग के ना एकदम पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ डिस्कस करेंगे, है ना। नेगेटिव तत्वों पे बिल्कुल फोकस नहीं करना, एकदम अच्छे से खुश रह के तैयारी करेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे, है ना। बताओ एक बार भाई, सभी को हाय हेलो है। अंतः व्यक्तिक, बहुत बढ़िया। अंतः व्यक्तिक यानी कि इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल, अगर हम गार्डनर की बात करें तो गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि दी है बहुबुद्धि सिद्धांत में, अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस में। तो इंट्रापर्सनल मतलब स्वयं में, खुद में, खुद की ही फीलिंग्स को, इमोशंस को खुद में ही खुद को समझना अंतः व्यक्तिक कहलाएगा। अंतर व्यक्तिक क्या होता? इंटरपर्सनल, एक दूसरे को समझना, वो अंतर व्यक्तिक हो जाता है। ये अंतः है तो मतलब एक सिंगल डोमेन में स्वयं को समझना आएगा यहाँ, ठीक है बात। तो इतनी बात थी। स्थानिक बुद्धि वो होती है जो मूर्तिकार में या जो स्पेस के बारे में ज्यादा अच्छी स्टडी करेंगे। भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस पोइट में हो सकती है, कहानीकार में हो सकती है ना। वैयक्तिक बुद्धि होती है आपका, वैयक्तिक बुद्धि को इंग्लिश में क्या कहेंगे नहीं पता, बट इंडिविजुअली मतलब आप बेहतर समझ पाते हैं इंडिविजुअल को, ठीक बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हालांकि वैयक्तिक बुद्धि जैसी बात कोई गार्डनर ने नहीं की तो ये एवं ही है, फिर इसको छोड़ ही देना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 40, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो भी है, थर्ड क्वेश्चन होगा ये। बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता मुख्यतः निम्न कारण से बढ़ गई है। मतलब चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन है उसकी नीड जो है वो किस कारण से बढ़ी है? बताएं एक बार, फटाफट से आंसर करें। पहला है माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है। मतलब कि माता पिता के पास बच्चों के लिए समय नहीं है, इसलिए चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए लर्निंग। जब समय था तब तो भैया किसी को भी सेंटर में रख दो, ठीक है, मिल जाएगा पीडीएफ। नेक्स्ट है माता पिता कम योग्य हैं, 10 दिन के बाद मिलेगा पीडीएफ एक साथ, या चलो देख लूंगी बीच में। माता पिता कम योग्य हैं इसलिए बच्चे को केंद्र में रखो, या फिर शिक्षकों की बेहतर योग्यता, शिक्षक ज्यादा योग्य हैं इसलिए, या फिर शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित हैं। आंसर कीजिए, सुसज्जित कैसे हैं शिक्षक जो है आपके विकास के लिए? फटाफट से आंसर कीजिए। शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सुसज्जित मतलब कि इक्विप्ड हैं, ठीक है। ऑब्वियसली उनके पास साइकोलॉजी की नॉलेज है, उनके पास चाइल्ड डेवलपमेंट की नॉलेज है, उनके पास साधन है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, इतने सारे बच्चे हैं, एक माहौल है कंट्रोल्ड। तो क्या है, शिक्षक ज्यादा क्या है, इक्विप्ड हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए बच्चे के। ऐसा नहीं है कि ज्यादा योग्य है माता पिता कम हैं, या बच्चे जो हैं वो सुनते नहीं या टाइम नहीं है। भाई बच्चे को आप सेंटर में रखो, मतलब केंद्र में बच्चा रहे और बाकी जो पूरा सिस्टम है वो बच्चे के अनुसार हो, ना कि बच्चा सिस्टम के अनुसार हो। तो इसकी नीड ये है कि भाई शिक्षक जो हैं वो इतने इक्विप्ड है, इतने फर्निश्ड हैं कि वो चाहें अगर तो बच्चे को सेंटर में रख के उसके नीड के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए शिक्षा जो है बाल केंद्रित होनी चाहिए, बच्चे के हित में हो, बच्चे के इंटरेस्ट उसकी रुचि के अनुसार हो, ना कि जो टीचर है उसके अनुसार चले। पहले होती थी टीचर सेंटर्ड मतलब शिक्षक केंद्रित, अब होती है चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है बात, जिसको जॉन डुई भी सपोर्ट करते हैं और भी बहुत सारे लोग, मारिया मॉन्टेसरी से लेके फ्रॉबेल। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षार्थी स्वायत्तता किसकी विशेषता है? शिक्षार्थी स्वायत्तता मतलब क्या है भाई? जो लर्नर इंडिपेंडेंस है या ऑटोनॉमी है वो किस एक कौन सी एजुकेशन का कैरेक्टरिस्टिक होगा? लर्नर ऑटोनॉमी मतलब बच्चे को फ्रीडम दी जा रही है, ठीक है, बच्चे को फ्रीडम दी जा रही है, उसको स्वयं से कुछ एक्टिविटी वगैरह करने का मौका मिल रहा है। बताएं एक बार फटाफट से। इंग्लिश शो नहीं किया जाएगा, ये ये प्योर हिंदी मीडियम रहेगा। नेक्स्ट 10 डेज में इंग्लिश भी शो करेंगे, है ना। बेसिकली फोकस ये है कि ज्यादा से ज्यादा बेहतर क्वेश्चन हम डिस्कस कर लें सीरीज के थ्रू, क्योंकि डबल टाइम लगता है फिर उसको उस तरीके से टाइप वगैरह करने में। फटाफट से बताओ, बहुत इंग्लिश के मैंने कराए हुए हैं क्वेश्चन बहुत सारे, अब हिंदी वालों को थोड़ा मजा करने दो। आंसर क्या होगा? बहुत ही बढ़िया, आप लोग तो गजब कर रहे हैं यार, टॉप करोगे क्या। प्रगतिशील यानी कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसकी बात जॉन डुई करते हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशन जिसके अंडर उन्होंने लैब स्कूल्स खोले थे अमेरिका में, ठीक है, वो और उनकी वाइफ ने मिलकर के शिकागो में। अगर मैं बात करूं तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन बात करती है कि बच्चे को आप एक्टिविटी करने का मौका दो, उसको इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका दो, उसके हित में, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में वो काम करे, मतलब प्रोग्रेस कर पाए आगे, ठीक है।
तो ये जो है ये लाइफ के लिए तैयार करता है। एजुकेशन जो है वो लाइफ है अपने आप में, ऐसी बात करेगा कौन? प्रगतिशील शिक्षा। तो ये तो हो जाएगा पारंपरिक, मतलब है जो ट्रेडिशनल चला आ रहा हो, वो तो कभी ध्यान दे ही नहीं रहा था। औपचारिक मतलब बहुत ही फॉर्मल, समावेशी यानी इंक्लूसिव, ये हो सकता था। बट आंसर आपके पास जो प्रोग्रेसिव है, जो कि चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन हम पढ़ते हैं एक टॉपिक कंप्लीट, तो ये क्या है, ये ज्यादा बेहतर होगा। वो चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव को सपोर्ट करती है एक तरीके से समावेशी शिक्षा, लेकिन ये जो पर्टिकुलर बात है वो प्रगतिशील शिक्षा के साथ जाएगी। अगर यहां पे लिखा होता समता और समानता, तब हम चले जाते समावेशी के साथ। तो डिपेंड करता है आपसे क्वेश्चन पूछा किस तरीके से है पेडागोजी में, उस तरीके से आप आंसर करते हैं। नाम किसी का नहीं लिया जाएगा, प्रगति फिर भी नाम ले लिया आपका। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए हुए हैं कहीं ना कहीं, देखो एमएस टेट का क्वेश्चन है, वो पहले वाला भी किसी और एग्जाम का क्वेश्चन होगा, तो इसी तरीके से चाहे वो रीट हो, और उन एग्जाम्स के भी सिलेक्टेड क्वेश्चन, हर कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, अंकुर थोड़ा सा समय दीजिए खुद को, और मुझे हिंदी में भी समझ आने लगेगा, ऐसे दिमाग चलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चलने मीन्स एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, वाइगॉस्की का काम डैश में शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है। वाइगॉस्की का काम, वाइगॉस्की अभी हमने समझा था वाइगॉस्की को एक दो दिन पहले ही, है ना। जो उनका काम है वो किस प्रकार के रिसर्चर्स को एक बेस प्रदान करेगा, जिसके बेसिस पे वो रिसर्च कर पाए किस एक पर्टिकुलर फील्ड में। मैं स्पीड कम कर लेती हूँ अगर किसी को हिंदी में इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो, है ना। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, टीचिंग स्किल्स, भावनात्मक बुद्धि या चिंतन कौशल अभ्यास। बिल्कुल सिंपल बात है, संज्ञानात्मक विकास का जो क्षेत्र है उसमें उन्होंने काम किया कि किस तरीके से अंतः क्रिया करके समाज और संस्कृति के साथ, अपने बड़ों के साथ आप बेहतर तरीके से अपने संज्ञान को विकसित कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कौन? वाइगॉस्की। तो ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये है यूपी टेट का क्वेश्चन, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन मानेंगे हम, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर दूसरे पेपर में देखने को मिल जाता है। मैं फिर से कहूंगी 70 to 80%, इवन 85-90% तक के क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन होते हैं, या मैं कहूं मेन जनरल टॉपिक्स के होते हैं, जो टॉपिक अपने आप में बहुत ही कॉमन होते हैं, लेकिन बस भाषा को घुमा देगा और आप उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपको लगता है मुश्किल क्वेश्चन करके जाऊंगा मैं तो बस। ठीक है, तो बात करते हैं एक बार सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े। गुणसूत्र मतलब कि क्रोमोसोम्स, जो हमने डेवलपमेंट में पढ़ा ही है। क्रोमोसोम्स के पेयर जो हैं वो कितने होंगे संयुक्त कोशिका में? ठीक है, मतलब कि फर्टिलाइज्ड एग में मान सकते हैं हम, पेयर की बात हो रही है। ध्यान से आंसर कीजिएगा, गलत ना हो जाए। जितने भी लोग 22 आंसर कर रहे हैं, बहुत दुख की बात है। आंसर क्या होगा? 23 पेयर्स टोटल। अगर पूछ लेता एक सिंगल कोशिका में संयुक्त हटा देता तो आंसर हो जाता 46, लेकिन हमसे पूछा है पेयर, जोड़े 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 कितने होंगे, यानी कि पेयर कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे 23। ठीक है, 23 पेयर। भाई 23 जो पेयर है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग क्या होंगे? 23 पेयर होंगे। अगर वैसे गिनने लग जाओ जोड़े को छोड़ करके, तो इंडिविजुअली 46 होंगे, 46 होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है बात, तो ये बेसिक बात हुई। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समय नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी बोर नहीं किया जाएगा आपको। लिंग का निर्धारण होता है ना, लिंग का निर्धारण होता है। ऐसे चाय पानी का इंतजाम है तो आराम से बैठिए और देखिए सेशन। लिंग का निर्धारण होता है भाई, जो लिंग है या सेक्स का जो डिटर्मिनेशन है कि बच्चा जो है वो मेल चाइल्ड होगा या फीमेल होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा, इसका निर्धारण किसके कारण होगा ये आपको बताना है। मेल का निर्धारण होता है, सिंपली पूछा है आपसे, कोई किसी पे ये नहीं कहा कि किसके कारण होगा। तो माता पिता के द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता द्वारा, सॉरी माता द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बहुत ज्यादा फिलोसफी नहीं लगाएंगे कि नहीं ये तो ह्यूमन आधार पे गलत है, ये है वो है। सिंपल बात है भाई, पिता के द्वारा या पिता द्वारा, लिंग निर्धारण पिता द्वारा। जिम्मेदार कौन है ये बात एक डिफरेंट सी हो जाती है, वो डिपेंड करेगा, वैसे ऐसे नहीं पूछेगा आपसे। निर्धारण होता है तो पिता द्वारा। क्यों? क्योंकि जो माँ है, मेल मेंबर में XY क्रोमोसोम होते हैं, ये बात हम जानते हैं, और जो फीमेल है, यहाँ पे फीमेल लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं मेल, जो फीमेल है वहां पर XX ही क्रोमोसोम का पेयर पाया जाएगा। तो ऑब्वियस है कि यहां से X क्रोमोसोम ही आएगा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, और यहां से X या Y में से कुछ भी जा सकता है। अगर X गया तो फीमेल चाइल्ड, Y गया तो मेल चाइल्ड। तो लिंग का निर्धारण के बच्चा गर्ल होगा कि बॉय होगा, वो फादर या पिता का उसमें रोल रहेगा। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात हो गई। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक और चीज हम ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे कई बार पूछ लेता है कि यदि लड़का है या बेबी बॉय है तो उसके अंदर क्रोमोसोम का पेयर कौन सा होगा? तो XY। अगर गर्ल है, गर्ल चाइल्ड है,
तो XX ही होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फीमेल चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड तो XX, और अगर बॉय या फिर मेल चाइल्ड है तो XY क्रोमोसोम उसके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। अगर पूछ ले भाई XY क्रोमोसोम है, बच्चा कौन होगा, लड़का होगा, सिंपली XX है तो गर्ल होगी। अब एक चीज और हम ध्यान में रखेंगे, जो 23 पेयर होते हैं ह्यूमन बीइंग में, मतलब 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र के क्रोमोसोम्स के, इनमें से 22 जो पेयर हैं, 22 पेयर ऑटोजोम कहलाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेम होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। एक होता है हेट्रोजोम्स, जो कि है 23rd पेयर, जो सेक्स को डिटरमिन करेगा या निर्धारित करेगा कि बच्चा बॉय होगा कि गर्ल होगा। ये 23वां पेयर अलग होगा, जिसकी वजह से जो लिंग निर्धारण है बच्चे का वो होगा। इसको हम हेट्रोजोम्स भी कह देते हैं या सेक्स डिटर्मिनेंट पेयर कह सकते हैं। ऑटोजोम्स मतलब बिल्कुल सेम, मतलब ये 22 जोड़े अगर XX हैं तो XX ही होंगे, XY हैं तो XY ही होंगे। ये 23वां अलग होगा, जिसकी वजह से लिंग का निर्धारण होगा, ठीक है। बात आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा लाइक और शेयर कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल मजा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो 3 दिन 4 दिन हुए हैं, मुझे लग रहा है अभी 4 दिन ही हुए हैं, अभी 21 दिन बाकी हैं सर। तो ऐसे दुख होके या दुखी होकर के ऐसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़े ना लेनी है, काम करते हैं। चलो देखते हैं। वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। मतलब कि वंशानुक्रम सिंपली आप जानते हैं हेरिडिटी की बात हो रही है, ठीक है। वातावरण तो आप जानते ही हैं बचपन से, मतलब कि एनवायरमेंट की बात होगी। तो एक व्यक्ति की वृद्धि यानी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आप आंसर कीजिए फटाफट से। अगर स्पीड बहुत तेज हो तो बता सकते हो, एनर्जी ज्यादा होने पे ऐसा हो जाता है, ओवरफ्लो। फटाफट से बताओ, पानी पिया जाएगा इस बात पे। जो लोग बहुत ज्यादा सीरियस होने की अपेक्षा से आए हों वो जा सकते हैं, आज माहौल हल्का रहेगा। और ये जो इंटोनेशन दिख रहा है आपका, ये मैं न्यूज़ देख के आई हूँ तो इसलिए मैं देख रही थी क्या झटके मारते हैं आवाज में, हद है। बहुत ही बढ़िया, इसमें गलत आंसर बहुत ज्यादा आ रहे हैं और आएंगे भी, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड था आप लोगों से। खैर, अपेक्षाएं आपने पूरी की और आंसर कर दिया गलत। सर हम पढ़ चुके हैं, सर एंड मैडम हम पढ़ चुके हैं कि वंशानुक्रम का जोड़ नहीं होता, वातावरण और वंशानुक्रम ना घटा होता है। ये क्या होता है, गुणनफल होता है, लेकिन गुणनफल यहाँ पे कहीं लगा नहीं है, तो इसको हम घटा ना मान करके हम इसको डैश मानेंगे। यहाँ वंशानुक्रम वातावरण, जैसे वो होता है ना हाइफन जिसको हम लगा देते हैं, तो वंशानुक्रम वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, मतलब दोनों की बात हो रही है, यहाँ पर बराबरी की बात हो रही है कहीं ना कहीं, तो आंसर डी होगा। प्लस तो कभी नहीं हो सकता, ये बात हमारे दिमाग में क्लियर है, क्योंकि गुणनफल होगा, दोनों का अन्योन्य क्रिया होगी, अंतः क्रिया होगी, इंटरेक्शन है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। एक व्यक्ति, आप अपने या मैं अपने हेरिडिटी और एनवायरमेंट के इंटरेक्शन के अलावा कुछ नहीं हो, ठीक है। तो ये एक बात हुई, ध्यान रखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा क्वेश्चंस को, आपको लगते हैं हल्के, होते नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएंगे, प्लस कभी नहीं होगा, है ना। इसके अलावा अगर यहाँ पे ये डैश भी होता ना और साथ में गुणा दिया होता या गुणनफल कहा होता या दोनों बराबरी के हकदार होंगे आपकी वृद्धि और विकास में, तो आप उसके साथ चले जाते, लेकिन इसको आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी और कोई निशान नहीं दिख रहा पूरी जगह पर, और प्लस हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये कुछ कुछ कॉमन सेंस हमें लगाना होता है 4 ऑप्शंस देख करके। ऐसे नहीं होता कि हम नहीं खेल रहे भाई, हमने तो गुणा पढ़ी थी गुणा नहीं दिखाई, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सेफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। सेफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति यानी कि सर से पैर की ओर जाना, सिंपली सेफेल मतलब कि आपकी खोपड़ी, और सर से पैर की तरफ जाना, क्या है, कौन सा विकास है, सेफेलोकॉर्डल है, ठीक। अगर बात होती प्रॉक्सिमोडिस्टल की तो वो केंद्र से बाहर जाता, सेंटर टू पेरिफेरी जाता। अब कई लोग कहेंगे इसको हिंदी में समझाओ, देखो पेपर में भी ऐसे ही पूछा हुआ है, एमपीटेट का पेपर है, और ये अब से जमाने पहले 9 साल पहले पूछा हुआ है। सेफेलोकॉर्डल को सेफेलोकॉर्डल, वैसे सिरोध बदोन्मुखी कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। सिर से पांव की ओर, बहुत बढ़िया, इसका आंसर मैंने दे दिया था, आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो ये निकटवर्ती से दूरवर्ती होता ना, तो फिर हम उस पर चले जाते, समझ रहे हो ना, समझ जाओ बस, प्रॉक्सिमोडिस्टल पे, ठीक है। ये उसका उदाहरण होगा, तो बस समझदार को इशारा काफी नहीं होता, उत्तरी कोई नहीं, ज्यादा एनर्जी हो गई, ठीक है। मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं आधी नींद में हूँ, इसलिए खुद को जगा के मैंने रखा हुआ है सब। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है। उत्कृष्ट मोटर कौशल यानी कि
हमें नहीं पता, अपने आप समझो, आंसर दो, फिर उसके बाद समझाएंगे। फटाफट से बताओ। पहला है चढ़ना, मतलब कि जो भी स्किपिंग कह लो, नहीं चढ़ने को कुछ और कहते हैं। कुलाचे मारना, दौड़ना या फिर लिखना, बताओ एक बार। हम्म। नहीं, सीटेट के लिए भी बहुत सारी चीजें तो कॉमन है। इसमें ये मत सोचो अभी इसका है उसका है ये है, सब खिचड़ी है ना। इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, आपका पेट खराब नहीं हो जाएगा अगर 2 अक्षर एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे सीटेट वाले तो, है ना। जितनी आपने वीडियोस देखी हैं उसके आधार पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए। जहां सॉल्व नहीं होंगे वहां बताया जाएगा। सी ऑप्शन, दौड़ना। बस लगाओ तुक्के लगाओ। यार ये तो सिंपल है ना, यहाँ पे भी बड़ी मसल का इस्तेमाल है, बस चढ़ेगा तो अपने जो स्थूल गतिक कौशल जिसको हम कह देते हैं वो होगा यहाँ पे, मतलब कि ग्रॉस मोटर स्किल चढ़ने में। दौड़ने में भी ऑब्वियसली आपके हाथ पैरों का इस्तेमाल होगा। कुलाचे मारना मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या कहेंगे, बट हाँ इसका मतलब शायद कूदना वूदना होता होगा, मतलब बड़ी मसल का इस्तेमाल होगा। एक ऑप्शन है जो ऑड वन आउट है, सिंपल है, लिखना। ठीक है, ये लिखना उत्कृष्ट कौशल मान लीजिए, या इसको फाइन मोटर स्किल कह लीजिए आप, या फिर इसको सूक्ष्म गतिक कौशल कह लीजिए। इसीलिए मैं कहती हूं बहुत बार कि जो पेडागॉजी है इसके जो टर्म्स हैं, जो मेन मेन टर्म्स हैं, जैसे सेफेलोकॉर्डल हो गया, जैसे फाइन मोटर हो गया, जैसे सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस हो गया, आप टर्म्स को इंग्लिश में ही याद रखिए। हिंदी में इतने नाम है इनके, कभी भी पेपर में दूसरा नाम दे देगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इंग्लिश में एक ही नाम होगा हमेशा। ठीक है बात। तो फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म गतिक कौशल, जो आपका हाथों की जो छोटी छोटी मसल है ना, आपकी छोटी मांसपेशी का कोऑर्डिनेशन, समन्वय। जैसे कि आप लिखते हैं, बुनाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं, और सैकड़ों चीजें हैं ऐसी। ठीक है बात। और बस आज के लिए इतना ही, मतलब आज के लिए इतना नहीं, ये वाले क्वेश्चन के लिए इतना ही। आगे बढ़ेंगे। दौड़ना चढ़ना में बड़ी मसल स्थूल गतिक कौशल का इस्तेमाल होगा। बहुत बढ़िया, लाइक शेयर करके आतंक मचाया हुआ है आप लोगों ने, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? हिंदी वाले बहुत ज्यादा खुश, बताएं एक बार। इंग्लिश भी ले आइए। हाँ, केवीएस वाले बिल्कुल देखें, बिल्कुल देखें। ये 500 क्वेश्चन आप कभी भी किसी भी पेपर से पहले देखेंगे ना, तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन ठीक ही होंगे। बताओ एक बार फटाफट से, ग्रोह अवस्था बता दो एक बार। ग्रोह अवस्था मतलब कि ऑब्वियसली गैंग एज की बात हो रही है। ठीक है, जब बच्चा गैंग में या ग्रुप में रहना पसंद करेगा, गैंग बनाते हैं, है ना। ये है गैंग आपका, 3 4 5 बच्चे, इनको अब साथ में रहना पसंद है, ग्रुप में, दोस्तों में। अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, है ना। तो ये कौन सी एज है, बहुत ही तेजी से बता दीजिए, फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, 8 से 10 जो लोग भी आंसर कर रहे हैं। और ये सामाजिकरण मतलब सोशलाइजेशन की वजह से ही तो है ये। भाई आप समाज में रहना पसंद कर रहे हो, ये सोशलाइजेशन का असर है, सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है आपका साथ में। तो आंसर क्या है, 8 to 10 ईयर्स। और अगर वैसे पूछ ले तो लेटर चाइल्डहुड आप कहते हैं। देखो कुछ चीजें ना यहाँ पे पेरियोडिकली हमें देखनी होती है। अब एग्जैक्ट टाइम पीरियड तो नहीं है लेटर चाइल्डहुड के सिर्फ 8 से 10 साल आता हो, 7 से 11 आ जाता है, लेकिन उस बीच में भी बहुत सारी छोटी छोटी अवधि होती हैं, जैसे आपकी टॉय एज वगैरह हो गई, तो वो हमें वहां कंसिडर करनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पकड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु का भार होता है। ये बहुत ही पुराने जमाने का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कहीं पूछ ले तो मेरी कोशिश ऐसी है कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपके 500 क्वेश्चन में हर तरह के क्वेश्चन कवर हो जाएं। नवजात शिशु का भार मतलब कि वेट बता दो, किसका? न्यूबॉर्न बेबी का। वही जो नया बच्चे का जन्म होगा उसका, नियोनेट भी कह देते हैं उसका नया नाम, जो नवजात शिशु को, नियोनेट। ठीक है, न्यूबॉर्न वॉट एवर इट इज। बहुत बढ़िया अनामिका, बहुत ही बढ़िया। विनय भी बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, कई लोग बहुत अच्छे तुक्के लगा रहे हैं। बहुत सही। नहीं नहीं, देखो 7 पाउंड होगा, जो रफली अगर हम देखें तो 7 पाउंड, और 1 पाउंड में कुछ 0.4, मतलब लगभग कह सकते हैं हम 450 ग्राम के आसपास बैठता होगा। ठीक है, तो उस पर नहीं जाएंगे। 7 पाउंड का मतलब है कुछ 3.14 kg, किलोग्राम। ठीक है, तो 3 किलोग्राम के आसपास तक का हेल्दी बच्चा होता होगा। मुझे भी ऐसा ही बताया गया था कि मैं भी इतने ही किलोग्राम की हुई थी पैदा, बाकी नहीं पता, याद नहीं मुझे एग्जैक्ट, आपको भी पता होगा अपना। ठीक है, तो 7 पाउंड यानी कि मतलब इतना जो है वो हेल्दी है बच्चा जनरली, अगर इतना होना चाहिए वेट। ठीक है, तो कम ज्यादा हो सकता है ऑब्वियसली, 5 या 6 से 8 के बीच में भी हो जाता है कई बार। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, जिनके बच्चे हैं उनको तो बहुत ही अच्छे से पता होगा। आगे बढ़ते हैं। बिग एवं हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। बताइए जरा, बिग और हंट क्या कहते हैं? मजाक सिर्फ मैं उड़ाऊंगी आज, कोई और नहीं उड़ाएगा। ठीक है,
बिग एवन हंट के अनुसार डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा है प्रौढ़ावस्था, फिर है किशोरावस्था और फिर है बाल्यावस्था। वो साक्षर लोग जिनको हिंदी समझ में ना आ रही हो, तो शैशवावस्था होता है जन्म से 2 वर्ष, जिसको हम इन्फेंसी कहते हैं। प्रौढ़ावस्था आपका अडल्टहुड है, ठीक है, वो तो फिर 21 से आपका पूरा जीवन ही इसमें निकल जाएगा। ठीक है, किशोरावस्था आप जानते ही हैं 12 से 18 का काल। इसके अलावा बाल्यावस्था आपका 2 से 12 आप रफली इसमें देख सकते हो, जिसमें लेटर और प्री चाइल्डहुड आ जाएंगे। आंसर कीजिए फटाफट से। यार शैशवावस्था कहाँ से परिवर्तन का काल हो गया? ट्रांजिशनल पीरियड, परिवर्तन का, तूफान का, तनाव का, ये सब जो है किशोरावस्था है। ये आफत का जो काल है ना, एडोलेसेंस, जहां से आप या तो बहुत ही ऊपर जा सकते हैं या तो आप बहुत ही नीचे जा सकते हैं। बहुत सारी आदतें बढ़ जाती हैं, बहुत ज्यादा अग्रेशन होता है, बहुत सारे तनाव कह लीजिए, तनाव और तूफान यानी स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज है, ऐसा कहा है किसने? स्टैनली हॉल ने। और इस एज में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, हर प्रकार के चेंजेस हैं, इसलिए परिवर्तन का काल कहा गया है, ट्रांजिशन का काल कहा गया है। पिछले साल एग्जांपल दिया था वेम्पायर्स का, कैसे वो इंसान से वेम्पायर में कन्वर्ट होते थे, वेम्पायर डायरीज में या किसी भी ऐसे बहुत सारे सीरियल्स में। ठीक है, तो ट्रांजिशन मतलब बदलाव। आगे बढ़ेंगे, परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? मतलब गर्भाकाल या गर्भाधान की जो अवधि है वो कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली? आंसर कीजिए फटाफट से, फटाफट से बताओ जी। धन्यवाद रमीज, बहुत अच्छा लगा आपकी बात जान करके। चैनल नहीं है, मतलब लेट्स लर्न इज अ किड टू मी, मतलब आई कैन नॉट एक्सप्रेस दीज थिंग्स। ऐसे यूट्यूब ने रेवेन्यू डाउन कर दिया 70%, तो ऐसा नहीं है। मैं इतनी खुश अगर आपको नजर आ रही हूँ तो इसमें आप लोगों का राज है, बाकी चीजों का नहीं है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं ये बता दो। खैर छोड़ो, फटाफट से बताओ। 280 दिन। ठीक है, अब ये आइडियल टाइम है, ये मत कह देना मैं तो 281 में हुआ था या हुई थी। ठीक है, मतलब अराउंड 40 वीक्स कह सकते हैं, 40 हफ्ते के आसपास, और 9 मंथ्स 10 डेज कहा जाता है जनरली। ठीक, ये एक आइडियल टाइम कहेंगे इसको, एक अप्रोक्सीमेट कहेंगे, ऊपर नीचे हो सकता है, जरूरी नहीं है। सारे बच्चे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है बात, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी कई कई स्टेजेस हैं, एम्ब्रियोनिक अलग है, ये अलग है, वो अलग है। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत ही आज बिल्कुल मन खुश कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये बता दीजिए। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? मतलब कि सबसे श्रेष्ठ कह लीजिए, बेस्ट कह लीजिए। अगर मैं बात करूं चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार सबसे बेहतर कौन सा है? फटाफट से बताओ। ये देखो, कई लोग तो ढूंढ रहे हैं अपने पड़ोसियों को, एटा से कौन कौन है। पहले क्वेश्चन कर लो फिर पूछ लेना, है ना। बताओ एक बार फटाफट से। बहुत ही बढ़िया। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बहुत 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 बच्चा, बहुत ही बढ़िया। कुछ बच्चे नहीं होते, हर एक बच्चा क्या है, स्पेसिफिक है अपने आप में, स्पेशल है अपने आप में, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखता है अपने आप में। किन्हीं भी 2 लोगों के जीन्स बिल्कुल सेम नहीं होते, किन्हीं भी 2 लोगों के फिंगरप्रिंट बिल्कुल सेम नहीं होते, यानी कि स्पेसिफिक होता है हर एक बच्चा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखेगा, कुछ व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई ही जाएंगी। ठीक है, तो ये एक बात हुई, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ एक जैसे होते हैं। ये सब अफवाहें हैं, तो अफवाहों पे ध्यान ना दें और एक के साथ चले जाएं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा जरा देखेंगे। ओ गॉड, शैक्षणिक मनोविज्ञान डैश के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है, यानी एजुकेशनल साइकोलॉजी किसके माध्यम से शिक्षा में यानी कि एजुकेशन में योगदान देगी? फटाफट से बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहला है विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में, फिर शिक्षक की समस्याओं को, शिक्षक को तो कोई समझने को राजी नहीं दुनिया में, पाठ्यक्रम को समझने में, या फिर शैक्षणिक समस्याओं को समझने में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली आंसर डी हो जाएगा। शैक्षणिक समस्याओं मतलब कि इसमें शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों की बात आ जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। बेहतर ऑप्शन की तरफ हम जाते हैं हमेशा। 4 ऑप्शन में से हो सकता है चारों सही हो, बट बेस्ट क्या है वो नंबर दिलाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और कई बार तो बेस्ट देकर भी आंसर या तो वो अपनी मर्जी का दे देंगे, क्योंकि पेडागॉजी है, 2 + 2 4 नहीं होते, बट फिर भी हम बेस्ट आंसर पॉसिबल चूज करते हैं ताकि हमें ज्यादातर केसेस में नंबर सही मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मजेदार एकदम। गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव जो चेंजेस हैं उनको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे चाइल्ड डेवलपमेंट में? फटाफट से आंसर कर दो। और बहुत 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 ही मजेदार, आज तो बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे मतलब जब 2018 में सीटेट हुआ था ना, तो वो पहला बैच था अपना। बताओ एक बार।
नहीं, सबने गलत आंसर कर दिया, सब कर दिया बर्बाद, सारी एनर्जी। वजन कैसे हो सकता है यार? वजन ना क्वालिटेटिव नहीं होता, गुणात्मक नहीं होता, वो मात्रात्मक होता है कि आपका इतना इतना वजन बढ़ गया, इतने किलो बढ़ गया, इतने आपका वो बढ़ गया ग्राम। तो ये तो गुणात्मक नहीं हो सकता, ये मात्रात्मक है। बाल क्या है? मात्रात्मक है, ठीक है। दांत क्या है? मात्रात्मक है। दृष्टि जो है आपकी वो बिल्कुल क्वालिटेटिव है, आंख तो जन्म से थी। विजन जो है आपका कितना बेहतर हुआ, वो तो क्वालिटी में चेंज आया है, क्वांटिटी में चेंज नहीं आया। 2 की 4 नहीं हो गई आंखें, वो बात अलग है, आपने चश्मा लगा लिया, ठीक है। तो जो दृष्टि है यानी कि जो विजन है वो क्वालिटेटिव है, यानी गुणात्मक है, मात्रात्मक नहीं है। मात्रात्मक वो चेंजेस मात्रात्मक हैं जो वृद्धि यानी कि ग्रोथ से रिलेटेड हैं, जिनको आप क्वांटिफाई कर सकते हो, मेजर कर सकते हो किसी भी एक मेजरिंग यूनिट में, ठीक है। बात आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे लगता है एक क्वेश्चन में मैं थ्योरी एक्सप्लेन कर देती हूँ, आगे बढ़ेंगे। बाल विकास से तात्पर्य डैश डैश और डैश परिवर्तनों से है जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं। मेरी समझ में शायद ये आखिरी सवाल है आज के लिए, एमएस स्टेट में 6 मार्च को पूछा जा चुका है। फटाफट से बताओ एक बार, बहुत जल्दी से बताइए। हमने सही जवाब दिया, अपने आप को टॉफी दीजिए, आजकल तो बिल्कुल कुछ मत दीजिए, घर पे रोटी बनाइए खाइए, है ना। वो भी अपने आप में लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगर सेशन पसंद आए तो, है ना। और डिसलाइक वाले जरूर अपनी ड्यूटी पूरी करके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उनसे। बताओ एक बार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितने गलत गलत आंसर दे रहे हैं कई लोग, तो आंसर होगा ए, जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक, यानी कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेस की बात होगी, ठीक है। ये परिवर्तनों की बात हो रही है, ये नहीं कह रहा कि डेवलपमेंट के टाइप कौन से हैं, परिवर्तन कैसे आएंगे, यानी कि जो चेंजेस हैं वो कैसे आएंगे। तो बायोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, और इमोशनल चेंजेस भी आते हैं, ठीक है। तो ये तो नेचर की बात हो गई, अगर यहाँ पे बात चले, ये स्टेजेस की बात हो गई, ये फिर से स्टेजेस की बात हो गई, ये नहीं होंगे। आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। डिसलाइक वाले आते क्यों हैं? वो बहुत दुखी हैं अपने जीवन से, और मैं बहुत खुश होती हूँ अगर उन्हें डिसलाइक करके खुशी मिल जाए, तो ईश्वर ने मुझे जरिया बनाया उनको डिसलाइक करके खुशी देने का। खैर, तो मुझे लग रहा है आज जितने भी क्वेश्चन थे, आई थिंक कि 18 ही थे आज, बट कल जो है वो ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे। आप लोगों ने मजा बिल्कुल आ गया आज, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही समय के बाद, क्योंकि मैं भी थोड़ी सी स्ट्रेस्ड आउट रहती हूँ। रियलिटी तो यही है आजकल, उसके अपने रियल रीजंस हैं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ठीक है। बात 50 क्वेश्चंस कल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 10 दिन है हमारे पास, अभी काफी दिन है आपके घर में बिग बॉस ना चल रहा हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ, ताकि आप पढ़ सकें, ठीक है। तो कितने ठीक हुए ना ये बता देना कमेंट सेक्शन में। ईमेल नहीं पता, himanshi.edu10@gmail.com, आप अबाउट सेक्शन में जाके चैनल के वहां चेक कर सकते हैं। मैं क्या लाइक कर दूं क्या? मैं भी नहीं, रहने दो, बचा लो, कुछ सोना मोना बच जाएगा आपके लाइक ना करने से, वैसी मंदी आने वाली है, तो वो उसको संभाल के रख लेना। ऐसे गोल्डी वो ईंट वींट आती है ना, वो ले आना। बहुत ही गंदे जोक्स मारती हूँ। चलो भाई, कुछ चेंज करिए अपनी आदतों में, अगर हो सके, आपको जरूरी लगे तो अगले जितने भी दिन बचे हैं, 20-21 दिन जितने भी हैं, है ना, 21 तो नहीं है खैर अब, तो 15-18 जितने भी दिन आप मान करके चल रहे हैं, तो कुछ चेंज करिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ आजकल रूटीन चेंज करने का, कि सुबह सो के नहीं, रात को सो के सुबह उठ पाऊँ, है ना। तो चलिए, ध्यान रखिए, टेक केयर। बहुत ही बढ़िया, 15 क्वेश्चन सही हैं, बिल्कुल। लेट्स लर्न जिंदाबाद, बहुत बढ़िया, सही है, बहुत ही सही, बहुत सही यार, बहुत सही। चलिए, धन्यवाद। एक ही तरीका है, घर पे रहिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, कम पढ़िए ज्यादा पढ़िए, बट पढ़िए, है ना। टेक केयर, गुड नाइट। कल मिलते हैं, कल मिलेंगे 9 बजे ऑब्वियसली, है ना। और अगर ठीक ठाक हुई मैं भी तो एक सेशन पहले भी ले लूंगी, ठीक है। 9 बजे ही मिलते हैं यार कल, बाय, गुड नाइट।